विश्व संस्कृत दिवस के विशेष उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए उपस्थित हैं भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री अखिलेश मिश्र जी, जो अभी आयरलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। श्री मिश्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है डीडी न्यूज़ में। नमस्कार। नमस्कार जोशी जी, अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हूँ। मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारी के रूप में नहीं हूँ। जो मेरे विचार होंगे वो व्यक्तिगत होंगे, विदेश मंत्रालय की नीतियों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। मिश्र जी, आप भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और संस्कृत कभी भी आपका औपचारिक पाठ्यक्रम या औपचारिक जिसे हम कहें कि अध्ययन का विषय नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपने जो है संस्कृत पर विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य किए, इसके महत्व को आपने फैलाया है। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि संस्कृत के प्रति इतना लगाव और इस भाषा को सीखने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। यह भगवान शिव जी की ही कृपा है कि मैं एक बहुत मूर्धन्य संस्कृत विद्वान प्रोफेसर कामेश्वरनाथ मिश्र जी का पुत्र हूँ, और इसी के कारण ये सौभाग्य मेरा रहा कि बचपन में हिंदी के गीतों की बजाय संस्कृत श्लोक, स्तोत्र और सुभाषितों से अपना मनोरंजन करता हुआ बड़ा हुआ। और ABCD सीखने से पहले मुझे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र पढ़ने का अवसर मिला। और ये मैंने संस्कृत सीखा है या संस्कृत का जो प्रेम है वो मेरे पिताजी के चरणों का रज है। मैं केवल कक्षा 10 तक संस्कृत पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र था, विज्ञान का छात्र था, B.Tech M.Tech किया है। मिश्र जी, संस्कृत भाषा में ऐसी कौन सी विशेषता को आपने अनुभव किया है जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहेंगे? मैं विदेश सेवा का अधिकारी रहा और उसके अनुसार विदेश के कई देशों में काम करने का अवसर मिला, कई विदेशी भाषाएं सीखने का भी अवसर मिला। और ये मेरा अनुभव है कि विश्व की सभी भाषाओं से संस्कृत अद्वितीय है। हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय है और कई मामलों में ये अलग है। मैं 3 बिंदुओं को वहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो यह है कि अगर आप वर्णमाला को ही लें, अक्षर को ही लें, तो अंग्रेजी में है ABCD, ग्रीक में है अल्फा बीटा डेल्टा गामा, पर्शियन अरेबिक इन सब में है आलिफ बे ते से पे। तो इनमें कोई क्रम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कारण नहीं है कि ABCD ही क्यों होगा। इसके सब में बेतरतीब है। जबकि संस्कृत में देखिए तो जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं उन्होंने न केवल स्वर को और व्यंजनों को सबको अलग अलग बहुत ही वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित किया है, बल्कि उन्हीं 14 सूत्रों में जो भाषा विज्ञान है संस्कृत का और जो शब्दों की उत्पत्ति है और जो व्याकरण शास्त्र है उन सब का भी आधार है। तो ये मैं समझता हूँ कि चमत्कार लगता है मुझे कि पाणिनि के बाद कई 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से संस्कृत के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अधिक। संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों का उपयोग बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विवेचन के बाद होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि माता और पिता के लिए विश्व के अनेक भाषाओं में मातृ और पितृ से ही मिलती जुलते शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनमें वो केवल लेबल की तरह से लगे हुए हैं कि ये माता है, ये पिता है, ये फादर है, ये मदर है। जब केवल संस्कृत में ही है कि उन्हें स्पष्ट किया है कि ये माता क्यों है, ये पिता क्यों है। यह पातु सर्वान् जीवान् स पिता, यो मिमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता। तो जो सबकी रक्षा करता है वो पिता है, जो सबको स्नेह करती है, ममत्व देती है, मान देती है, वह माता है। तो केवल शरीर को जन्म देने वाले ही माता पिता नहीं हैं, ईश्वर है सबका माता सबका पिता। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र। तो यहाँ पे जो माता पिता का भाव है वो मम्मी एंड डैडी से नहीं उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह से गो भी माता है, गाय भी माता है, पृथ्वी भी माता है, नदी भी माता है।
निश्चय। हाँ, इसी तरीके से जो शब्दों का जो उपयोग है वो गुणों पे आधारित है। इसका एक भी पहलू है कि जल के लिए 101 शब्द संस्कृत में हैं। हाँ, पृथ्वी के लिए 21 शब्द, मनुष्य के लिए 25 हैं, अश्व के लिए 26 हैं। तो इसका बहुत गूढ़ और गंभीर महत्व है। हाँ, कि इसी में जो हम देखते हैं कि एक में अनेक और अनेक में एकत्व की भावना। तो जो भारत में जो विविधता में एकता केवल अंधविश्वास की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। तो ये संस्कृत भाषा की ही उपज है कि हम ये एकता देखते हैं, जबकि दृष्टिगत अनेक रूप होते हैं। तीसरा पक्ष है कि विश्व की समस्त भाषाओं में शायद संस्कृत ही एक अकेली भाषा है जहाँ अक्षर केवल पढ़े नहीं जाते हैं। वस्तुतः हमारे ऋषियों ने बहुत स्पष्ट मना किया है कि आप तोते की तरह से केवल रटो नहीं। हाँ, यहाँ पे अक्षर हैं वो ध्यान के मनन के विषय हैं। वाग वही ब्रह्म, हाँ, अक्षर ब्रह्म, वाचम उपास्वइति। और जो ये उपासना का ध्यान का पक्ष भूल जाता है उसके लिए वेद मंत्र भी कुछ नहीं है। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। तो जो ध्यान है शब्द का वह महत्वपूर्ण है, ये किसी और भाषा में नहीं है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, तो ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया था, केवल लिखा पढ़ा नहीं था। हाँ? और इसका एक पक्ष ये भी है कि जैसे समुद्र में हम जितनी गहराई तक जाते हैं हमको तरह तरह के परिदृश्य दिखते हैं, वैसे ही उन मंत्रों का क्या अर्थ हम ग्रहण करते हैं ये इस पे निर्भर करता है कि हमारी साधना कितनी प्रबल है, हमारा ध्यान कितना सशक्त है। त्रयो अर्थाः सर्ववेदेषु, तो जितनी गंभीरता है हमारे ध्यान की, उसी के हिसाब से कोई देखता है केवल भौतिक पक्ष, कोई देखता है आधिदैविक पक्ष, कोई देखता है आध्यात्मिक पक्ष। तो तीनों की तीनों अपने अपने स्तर पे सही हैं, लेकिन कोई है बहुत थोड़ा अंश देख रहा है, कोई उसका विशद अंश देख रहा है। मिश्र जी, आपने विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व राजदूत के रूप में किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विदेशों में भारतीय संस्कृत का प्रभाव और विशेष रूप से जो संस्कृत का प्रभाव है वह किस प्रकार का है और लोग इस पर किस प्रकार से अपनी राय रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आज विश्व भर में संस्कृत के प्रति सम्मान, स्नेह और रुचि बढ़ी है, विश्व भर में बढ़ी है। पहले वे भी कुछ दशकों पहले भारतीय संस्कृति के प्रति कौतूहल सा होता था कि एकदम नया है। आज भारतीय संस्कृति हर विश्व के हर देश में लगभग ये मुख्य धारा में जुड़ चुकी है। हाँ? और जो भारत की छवि है, भारत की प्रतिष्ठा है, उसके 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। कि एक ये कि भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी धर्म सुख चैन से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं। तीसरा पक्ष है कि भारत एक इनोवेटिव देश है। हाँ, कि यहाँ के यूथ में जो कॉम्प्लेक्स जटिल विषय हैं जिन पे एक चिंतन की आवश्यकता है, वो हमारी सबसे प्रमुख विशेषता है। तो इन सब के पीछे जो संस्कृति का प्रभाव है, उसके हर चेहरे के पीछे, हर पक्ष के पीछे मैं संस्कृत देखता हूँ। भले ही ये सामान्य दृष्टिगोचर नहीं होती है। जैसे हम वृक्ष देखते हैं, अनेक शाखाएं देखते हैं, फल फूल देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन जड़ के लिए हमको अनुमान लगाना पड़ता है कि इसके ज़मीन के अंदर जड़ है और जो कि उर्वर शक्ति खींच करके मिट्टी से पूरे वृक्ष को संभाले रहती है। बीज को देखने के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान से ही हम बीज का अनुमान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से संस्कृत ही का प्रभाव है कि भारत में आज भारत की संस्कृति और भारत की छवि इतनी उज्जवल है। मैं दो पक्ष रखना चाहूँगा। एक तो कि भारत नाम ही ऋग्वेद से निकला है और जो भारत का प्रतीक है राष्ट्रगान जनगण मन, तो उसमें टैगोर ने भारत की जिस आत्मा की, भारत की जिस भूगोल की परिकल्पना की है, वो यजुर्वेद में बहुत ही उत्कृष्ट रूप में वर्णित है। यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम।
हाँ, इसी प्रकार से जो दर्शन है, हाँ, तो हमारे ऋषियों ने, जो पाश्चात्य विद्वान हैं और वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि केवल उसी पे भरोसा करो जो अपनी आंखों से देखो, हाँ, जो अपने कान से सुनो उसी पे भरोसा करो। हाँ, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमें आगाह किया कि नहीं, अगर सत्य को, परम तत्व को समझना है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो। तो अगर आपको परम तत्व का अध्ययन करना है, परम तत्व का अनुभव करना है, तो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाओ, आवृत्त चक्षुषः देखो, आंखें बंद करके ध्यान से देखो। और जब ध्यान से हम अंदर देखते हैं तो इसका बहुत बड़ा परिणाम होता है कि जो सतह पे हमें विविधताएं देखती हैं, द्वंद्व दिखते हैं, वो अपने आप मिट जाते हैं। हमें दिखता है एक सूत्रता, एक समन्वय। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत ऋतस्य तंतुम विततम दृशेकम। हाँ, तो जो हम सौहार्द देखते हैं, जैसे ही हम अंतर्मुखी दृष्टि से ध्यान मग्न होकर के दर्शन करते हैं इस स्थिति का, तो हमारे सामने से जो विवाद हैं, जो द्वंद्व हैं, जो संघर्ष हैं, सतही वो मिट जाते हैं और सब में एक समानता का भाव दिखता है, सब में एक सूत्रता का भाव दिखता है, सबके प्रति सौहार्द का भाव दिखता है। इसीलिए भारत स्वभावतः डेमोक्रेटिक है, इसीलिए स्वभावतः भारत सेक्युलर है, इसीलिए हमारी छवि है एक शांति प्रिय देश के रूप में अनादिकाल से रही है। हाँ, ये इसलिए नहीं है कि हमारा कानून ऐसा कहता है। हाँ, तो जो हमारे देश की मूल प्रवृत्ति है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। और अगर हम ये मानते हैं कि प्रकृति में विविधता उसका नियम है, तो हम यह भी जानते हैं, अंधविश्वास की बात नहीं है, यह जानते हैं कि उस विविधता के पीछे एक सूत्र है जो हम सबको जोड़े हुए है। और इस एक सूत्रता में खाली मनुष्य मात्र नहीं है, इसमें पशु पक्षी सब कुछ पूरा ब्रह्मांड एक सूत्र में है। तो ये संस्कृत की जो दैवी शक्ति है उसका प्रभाव है। मिश्र जी, अभी हम देख पा रहे हैं कि संस्कृत की मान्यता अधिक से अधिक बढ़ रही है, तो भारत में और विशेष रूप से विदेशों में इसके भविष्य को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं संस्कृत का भविष्य आज बहुत उज्जवल देखता हूँ, उज्जवलतर देखता हूँ निरंतर। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि भारत में जो युवा शक्ति में देख रहा हूँ और जो भारतीय मूल के युवा बाहर देशों में हैं, उन सब में मैं एक अभूतपूर्व रुचि देखता हूँ संस्कृत सीखने के प्रति और संस्कृत का अध्ययन करने के प्रति। उन लोगों के मन में भी जो कि विज्ञान के और तकनीकी के और मैनेजमेंट के छात्र हैं, वो इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। ये बहुत सुखद लक्षण है। दूसरा ये कि आज हमारे सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, जिन्होंने हर पल भारतीय संस्कृति को और संस्कृत को हमेशा केंद्र में स्थान दिया है, उसको प्रमुखता का स्थान दिया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या रामायण महोत्सव हो या कुंभ मेला का महत्व हो या हिंदू बौद्ध संवाद हो या तो जितनी भी सांस्कृतिक उनके योजनाएं रही हैं, उन सब में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत का संवर्धन हो रहा है। हाँ? और वो मोदी जी लगभग हर अपने महत्वपूर्ण संदेश में संस्कृत के जो सूत्र हैं वो उनका उच्चारण करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मित्रों, प्रभाव उपदेश का नहीं पड़ता है, प्रभाव उदाहरण का पड़ता है। तो हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन वैदिक मंत्रों और जिन वैदिक संदेशों की चर्चा की है, उन्हें जिया है, जीने की कोशिश की है, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपनी योजनाओं के माध्यम से भी। मैं 3 बिंदु रखना चाहता हूँ कि संस्कृत ने किस तरह से उनकी राष्ट्रनीति को प्रभावित किया है। पहला तो ये जो आपने सबने महसूस किया है कि उन्होंने जो विकास का जो दृश्य है वो एकदम उलट दिया है। हाँ, कि उनकी जो सर्वाधिक प्राथमिकता है कि जो 70 साल से अत्यंत उपेक्षित, पीड़ित, असहाय, दीन वर्ग था, उनको विकास की मुख्य धारा में लाना, उनको अपनी योजना में सर्वोपरि स्थान देना।
हाँ, तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक राजनीतिक नारा या राजनीतिक प्रेरित नारा नहीं है। ये उनके हृदय से भारतीय दार्शनिकता का उद्गार है, वेद मंत्र का उच्चारण है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। ऐसे ही दूसरा पक्ष है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि पूरे भारत को एक दृष्टि से देखा जा रहा है। हाँ, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक भारत की योजना है। और इसके अलावा जो विकास के विभिन्न पक्ष हैं, उन पक्षों में हमेशा तारतम्य नहीं हुआ करता था। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि जो भौतिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, जो भावनात्मक जोड़ है, और जो कौशल विकास है, उन सब में एक सूत्रता है। हाँ, जैसे कहते हैं कि एक वो जालवान ईशत ईशनी भी। हाँ, तो जो जाल फैला हुआ है उसमें एक सूत्रता है, एक दृष्टि है, समग्रता है, समन्वय है। तो ये उनकी दार्शनिक प्रवृत्ति का प्रभाव है। जो तीसरा हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने हमेशा आगाह किया है कि उत्तम श्रेष्ठ शासक वो है जो वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। हाँ, सफल शासक वो है नास्य क्रोधो प्रसादो वा निष्फलोस्ति कदाचन, कि उसका न तो क्रोध कभी असफल जात होता है, न कभी उसकी प्रसन्नता निष्फल होती है। तो अशक्त, असहाय और पराश्रित देश का कोई सम्मान नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जी जान लगा कर करे हमारे प्रधानमंत्री जी भारत की रक्षा शक्ति, आत्मरक्षा के दृष्टि में भी और आत्मनिर्भरता के रूप की दृष्टि में भी जिस तरीके से वो दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, वो उसमें मैं समझता हूँ कि जो संस्कृत का मंत्र उनके दिमाग में हमेशा गुंजायमान हो रहा है, उसका फल है। और जो आत्मनिर्भर भारत की उनकी जो आह्वान है, वो मैं समझता हूँ कि कोरोना के संकट भोगने के बाद ये हम सबको, हर एक को अनुभव होना चाहिए कि ये केवल मोदी जी का सपना नहीं है, ये हम सब के लिए, 134 करोड़ भारतीयों के लिए जीने मरने का प्रश्न है। हम सभी को बेहद खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने अभी आपको आयरलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयरलैंड में विशेष रूप से आप संस्कृत को किस प्रकार से संवर्धित करेंगे। आपकी ऐसी वैयक्तिक कौन सी जिसे कहें कि योजनाएं बन रही हैं, उससे हमारे दर्शकों को भी अवगत कराएं कृपया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ आयरलैंड में, वहाँ संस्कृत के प्रति पहले से ही अगाध प्रेम है, स्नेह है, भारतीय संस्कृत के प्रति अत्यंत लगाव है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि मेरा काम बहुत आसान है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जहाँ तक संस्कृत के प्रसार का और उसके प्रसार का प्रश्न है, मैं संस्कृत को एक विदेशी भाषा के रूप में वहाँ नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं संस्कृत भाषा को वैश्विक कल्याण के लिए जो अक्षुण्ण अनंत ज्ञान का आगार है, जो कि आज की समसामयिक चुनौतियों को शांत करने वाला और उनके लिए समाधान प्रदान करने वाला एक कोश है। मैं इस दृष्टि से वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क और संवाद स्थापित करना चाहूँगा। आज के समाज में मैं देखता हूँ कि तीन स्तर के द्वंद्व चल रहे हैं। हाँ, एक तो ये है कि मानव जाति का उसके परिवेश के साथ, मानव का दूसरे मानव के साथ, कभी लिंग के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर। हाँ, तो वो जो भेद चल रहा है। और तीसरा जो सबसे भयावह है, मनुष्य का अपने से, अपने ही मन में, अपने ही हृदय में, अपने ही मस्तिष्क में जो लगातार तनाव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, जो विश्व भर में ये द्वंद्व है कि ये सफ़ेद है कि काला है। तो इसमें केवल भारतीय संस्कृति ही है जो हमें वो घोर विरोधाभासों में भी समन्वय की शक्ति दे सकता है। अद्वैत सिद्धि यस, अणोरणीयान महतो महीयान। हाँ, तदई जति तन्नई जति तद दूरे तदवंती के। तो जो ब्रह्म की परिकल्पना है, वो स्वयं भी हमारे लिए, जो समाज में जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी तनावपूर्ण विषय हैं, उनको शांत करने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि संस्कृत एक ज्ञान का कोश है जिससे कि विश्व का कल्याण हो सकता है।
दूसरा पक्ष मैं उसको कार्यान्वित करना चाहूँगा कि हमेशा से हमारी जो परिकल्पना रही है वो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, समस्त विश्व से चारों दिशाओं से हमारे पास ज्ञान और जो मंगलकारी तत्व हैं वो आए। तो जो हम जब भी हम सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करते हैं, संस्कृत के प्रसार की बात करते हैं, तो हम कभी एक पक्षीय प्रयास नहीं चाहते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम आयरलैंड से और वहाँ के विद्वानों से भी सीखें, हाँ, और इसमें जो संस्कृत का जो विपुल साहित्य है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधाओं में, वो बहुत अच्छा मंच प्रदान कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे नाटक हों, चाहे कविताएं हों, चाहे जो तकनीकी शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र और राजनीति, और तो इन सब का जो संस्कृत का साहित्य है वो एक आधार बने और उस आधार पर, उस मंच पर हम संवाद करें, एक दूसरे से सीखें। मिश्र जी, आपसे इस पूरे संवाद में जो हमें संस्कृत के विषय में विशेष जानकारियाँ मिली, इतने रोचक तथ्य मिले हैं, और जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपकी उदात्त भावना है संस्कृत के संवर्धन की, उससे निश्चित रूप से भारतीय समाज और संस्कृत से प्रेम रखने वाले सभी लोग लाभान्वित होंगे। डीडी न्यूज़ पर हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।